हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ लाते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस को जानने के लिए आपको एनालिसिस का अर्थ पता होना चाहिए। एनालिसिस क्या होता है? एनालाइज किसी आपकी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और उसके जो पार्ट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। तो फाइनेंशियल एनालिसिस भी आपका इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब है इसमें जो दो आपके मेन स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट इज बैलेंस शीट, इसमें जो भी आइटम्स होते हैं उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप को इस्टेब्लिशमेंट करना और उनसे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना ही फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। इसके अंदर आपके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें जिस इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज करना चाहते हो उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके के बाद उसका एक रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिशमेंट करेंगे किसी दूसरे आइटम के साथ, किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर लास्ट वन इज एवेल्यूएशन। लास्ट में आप इसको एवेल्यूएट करोगे कि आपने इससे क्या मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ किया है। जब तक आप मीनिंगफुल कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं करोगे जब तक जो आपका एनालिसिस है वो पूरा नहीं माना जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के मेनली आपके 4 टाइप्स होते हैं। दीज आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्सटर्नल एंड लास्ट वन इज इंटरनल। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में जानते हैं ये क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल या इसको डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं, और ये आपका यूज होता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ये क्या होता है? इसमें ये सबसे आपका ईजी एक तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस का टाइप होता है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेते हैं और करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेते हैं। इसमें 4 कॉलम को बना के आप इससे फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर का, लास्ट वन इज नेक्स्ट वन इज करंट ईयर एंड नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये है इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे कोई आइटम 2016 में 50,000 का था, 17 में 17,000, 17 का करंट ईयर है आपका, 70,000 हो गया, तो 20,000 का आपका इंक्रीज या डिक्रीज, ये एब्सोल्यूट चेंज हुआ है। फिर उस एब्सोल्यूट चेंज को आप परसेंटेज में निकालोगे। परसेंटेज आप जो आपका इनिशियल ईयर था जो 2016 था उसको लेकर आप निकालोगे। और वर्टिकल एंड स्टैटिक आपका इसका जस्ट रिवर्स है। इसमें हम केवल एक ही ईयर का लेते हैं, एक ही ईयर का लेंगे और किसी एक आइटम को 100 मान के हम उससे ही सारे आइटम का परसेंटेज निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड वर्टिकल इज कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री है या डिफरेंट हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस वो एनालिसिस है जो कि आपका किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। ये आपकी आउटसाइडर पार्टी हो सकती है जिसमें कि आपके बैंक, क्रेडिटर्स, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। ये आपका ऐसा क्यों करती हैं एक्सटर्नल एनालिसिस? अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में करना चाहेंगी तो ये आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी को देखेंगे कि आपकी कंपनी आप इनका रिटर्न दे पाएगी या नहीं, तो उसके लिए एक्सटर्नल एनालिसिस किया जाता है। इंटरनल एनालिसिस क्या है? ये कंपनी की मैनेजमेंट एफिशिएंसी को चेक करने के लिए होता है। इसमें यहाँ मैनेजर डिसीजन मेकिंग, अगर आप मैनेजर डिसीजन मेकिंग में इस तरह का एनालिसिस आपका बहुत हेल्पफुल यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हमारा जो मेन टॉपिक था वीडियो का, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब ये आपका आया है, उससे पहले हमने आपको इसके बेसिक जानकारी दी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड लास्ट वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सारी टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। अब ये जरूरी नहीं कि कंपनी सारी टेक्निक्स को यूज करे, कंपनी अपने जो भी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उसको लग रहा है कि ये टेक्निक उसके लिए यूजफुल रह सकती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, वो उसको यूज कर सकती है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट वन इज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ये जैसे अभी हमने आपको बताया था, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में इसमें आपके दो तरह के ईयर लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। उसमें एब्सोल्यूट चेंज दिखाया जाएगा, अगर कोई आइटम आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद हम उसको परसेंटेज के रूप में निकालेंगे। इससे हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं कि पहले ईयर में हमारा एक आइटम इतना था, एक एक्सपेंस इतना कम हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ये आप मैनेजमेंट अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें सारे आइटम्स को हम एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, अगर बैलेंस शीट की बात करें, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो स्टेट आपकी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स हम सारे आइटम्स को दिखा सकते हैं। और टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी और टोटल सेल्स को हम 100 के रूप में यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं और इसके संदर्भ में हम और सारे परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट ईयर को बेस मानते हैं और ये आपका एक से ज़्यादा ईयर के लिए होता है। ये ज़्यादातर आपके 4 से 5 ईयर के लिए होगा। अगर 2 साल के लिए आपको करना है तो आप कंपेरेटिव या कॉमन साइज ही कर सकते हो। लेकिन जब 2 से ज़्यादा के लिए आपको अपना फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्मेंस को चेक करना है तो वहाँ आप ट्रेंड एनालिसिस का यूज कर सकते हो। इसमें फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान के आप सारे परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट माने रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस आपका बहुत मोस्टली यूज होता है। इसमें कंपनी 4 तरह के रेशियो कैलकुलेट कर सकती है। दीज आर लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो। रेशियो एनालिसिस आपका एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है और उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। नेक्स्ट वन इज फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपकी कंपनी में कहाँ कहाँ से पैसा आया और आपने कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन कर दिया। एप्लीकेशन इसमें 2 तरह के होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहाँ कहाँ से पैसा आया, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और आपने उस पैसे को कहाँ कहाँ लगा दिया। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपने कितना पैसा कहाँ से आया और कहाँ से आपने उसको यूज कर दिया। कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है? कैश फ्लो एनालिसिस आपका एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है जिसमें आपको पता होता है किन किन साधनों से कैश प्राप्त हुआ और किन किन मदों पर खर्च कर दिया। इसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बात करते हैं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एंड द लास्ट वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो नई कंपनियां होती हैं, जो मार्केट में अभी अच्छी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, वो अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। तो उनका एम ये होता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वो ये भी चाहती हैं कि हमको लॉस ना हो। तो वो एक आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड कर लेती हैं जो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है। जितनी उसकी कॉस्ट आई है उतनी उसकी रेवेन्यू हो जाए, वो ये चाहती हैं। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस मेनली आपका उन्हीं कंपनी द्वारा किया जाता है, लेकिन ये ओल्ड स्टेब्लिश कंपनी द्वारा भी किया जा सकता है। ये आपका उस लेवल पर फैक्टर्स कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट का एनालाइज करके इनमें आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके हम ब्रेक इवन पॉइंट को डिसाइड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।